नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सुरक्षित होंगे, बेहतर होंगे और अपने घर पे होंगे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी में जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। देश, दुनिया, सबके पसंदीदा अमिताभ जी, अमित जी का कोरोना पॉजिटिव होना या हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, इनका कोरोना पॉजिटिव होना एक चीज़ बता रहा है कि कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वही है जो अपने आवास में रहे, खुद को एक पॉजिटिव तरीके से, एक धनात्मक रूप में लेते हुए अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर और निश्चित गति से आगे बढ़ रहा हो। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें और निरंतर गति से कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे परीक्षार्थी हमारे ऐसे होंगे कि जिनका परीक्षा होगा बीईओ का, खंड शिक्षा अधिकारी का, तो आप उसमें भी लगे हैं, उसमें भी लगना ज़रूरी है। परीक्षाएं भी हो गई हैं, एडमिट कार्ड आ चुका है, तिथि निर्धारित कर दी गई है और सरकार एकदम इसके लिए तत्पर भी है कि परीक्षा कराएगी। अगर यह परीक्षा सरकार करा रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए एक शुभ संकेत है यह कि आगे शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी होगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि 54,000 की शिक्षक भर्ती अभी आनी है और 5,000 पद जूनियर में आना है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छा, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की आवश्यकता है। तो इस समय एक लगातार प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में कम खून बहाने का मौका देता है। तो उसी तरीके से शांति काल में की गई पढ़ाई जब परीक्षा का समय आता है तो उस दौर में आपको बहुत ही मजबूत स्थिति में लेके जाती है दोस्तों। और इस मजबूती का एक बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब हम किसी भी तथ्य में, किसी भी रूप में अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई रोक नहीं पाता है। क्योंकि जब सब ये सोच रहे थे कि घर में बैठे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और मानसिक अवसादों से वो घिरे होते हैं, उस स्थिति में अगर कोई धनात्मकता के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करे और उस निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, तो वह एक प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति को वह क्या करे, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाने का कार्य करती है। जैसा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने बात किया था अधिगम की, तो यह मनोविज्ञान का विषय है और इस मनोविज्ञान में अधिगम में ही एक सिद्धांत है मेटा लर्निंग का, मेटा नीड्स उसे कहते हैं। यह सिद्धांत दिया था मैस्लो ने मेटा नीड्स की। मेटा नीड्स जो है, मेटा नीड्स बीइंग मोटिव की बात करता है, एक स्वतत्व अभिप्रेरक, स्व अभिप्रेरक या बी मोटिव की बात करता है। तो जहां पर बी मोटिव होता है, उसने बी मोटिव की संख्या 18 बताई थी, और जहां पर भी बी मोटिव होता है उस बी मोटिव में
व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर लेता है तो आवश्यकताएं ही प्ररोध उत्पन्न करती हैं। इस वैश्विक महामारी में मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि आखिर वो किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता है और लक्ष्य में भटकाव का होना उनको मानसिक अवसाद में लेके जाता है। तो इसलिए लक्ष्यों का न होना किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। पहले हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें कि आखिर हमें करना क्या है। जैसे हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना हमारा लक्ष्य है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां होती हैं मैं क्लास लेता हूं। अगर बहुत विकट परिस्थिति नहीं रही तो मैं क्लास लेता हूं और अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, और ऐसी स्थिति में वो कभी एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, कभी दूसरे लक्ष्य की आगे तरफ बढ़ते हैं, कभी तीसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो जब लक्ष्यों का सही निर्धारण नहीं होता है तो हर जगह क्या होता है कि वो मुंह की खाते हैं और वापस आते हैं। तो दो चीजों का नुकसान करते हैं, श्रम और ऊर्जा दोनों का नुकसान करते हैं। हम कई चीजों में भटकाव न लाके सिर्फ एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उसी लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। दोस्तों देखो, आधे रास्ते से वापस लौटना किसी भी क्रिया में और फिर नए रास्ते पे जाना, वो दोनों ही नुकसानदायक होता है। आधे रास्ते पे चला गया समय और श्रम, पूंजी, तीनों नुकसान होता है। फिर वापस आते हैं, फिर नए रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, तो नए रास्ते पे नया समय, नई पूंजी। तो निश्चित रूप से कि ये नुकसानदायक होता है कि हमको उस क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और यह समस्या किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि हम किन क्षेत्रों में काम करें। जरूरी ये है कि हमें क्या करना चाहिए। जरूरी ये है कि हम जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उन क्षेत्रों में हमें ये सोचना समझना चाहिए। हमें काम करने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होना चाहिए। ये तत्परता बहुत ही आवश्यक होती है, और यदि तत्परता नहीं होती है तो व्यक्ति में अधिगम पठार बनने लगता है। और आज हम उसी अधिगम के सिद्धांतों में आगे बढ़ते हुए एक नए तथ्य की बात करेंगे, एक नई चीजों को सामने रखेंगे। हम बात करेंगे आज अधिगम वक्र की। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र है क्या? तो तीन बातें अधिगम वक्र में: अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति और अधिगम की उन्नति। ये तीन चीजें जो होती हैं यह किसी भी अधिगम के वक्र को प्रभावित करती हैं। अधिगम वक्र किसी भी ग्राफ पेपर पर इन तीनों चीजों को दर्शाया जाना अधिगम वक्र होता है। अब इसमें किसी भी चीज में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था, एक अवस्था होती है मध्य अवस्था और एक अवस्था होती है अंतिम अवस्था। जैसे कि सीखने की क्रिया, प्रारंभिक सीखने की क्रिया, दूसरा मध्य सीखने की क्रिया और तीसरा अंतिम सीखने की क्रिया। अब आपको ये थोड़ा सा अभी लग रहा हो कि अरे ये क्या बता रहे हैं, कैसी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो कोई काम हम प्रारंभ करते हैं वह अवस्था, मध्य होता है कार्य का वह अवस्था, और जब कार्य समाप्त होता है वह अवस्था। ऐसी ही तीन अवस्थाएं होती हैं, और इन कार्य के तीनों अवस्थाओं में सीखने की मात्रा,
सीखने की गति और सीखने की उन्नति को जब ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। कैसे? अब इसको भी देखते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे एक x और y अक्ष का निर्धारण हो गया। अब एक तरफ हम लिखते हैं अधिगम की मात्रा, दूसरी तरफ बात लिखते हैं हम अधिगम में लगा समय की बात करते हैं। और देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब यहाँ से शून्य से कार्य प्रारंभ करता है और निरंतर गति से बढ़ता जाता है तो एक समान यह प्रारंभिक अवस्था, यह मध्य अवस्था और यह अंतिम अवस्था, और इन तीनों अवस्थाओं में यदि सीखने की गति सामान्य होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समान अधिगम वक्र। समान अधिगम वक्र, ठीक है। लेकिन जब यही अधिगम की मात्रा, अधिगम का समय, अधिगम की मात्रा, समय, और इसमें प्रारंभ में व्यक्ति तीव्र गति से सीखता है लेकिन अंत में जाते जाते उसकी गति मंद हो जाती है, ठीक है। प्रारंभ में वो सीखना सामान्य रूप से करता है, सामान्य रूप से वो प्रारंभ कर रहा है, लेकिन इसकी गति इसकी गति बाद में जाकर तीव्र हो जाती है, ठीक है। प्रारंभ में सामान्य गति होती है, मध्य में थोड़ा सा तीव्र गति आता है और अंत में जाते जाते उसकी गति क्या हो जाती है? और तीव्र हो जाती है। तो इसे हम अधिगम का धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। यह धनात्मकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन यही चीजें जब हम एक अन्य रूप में देखते हैं कि जहां पे मात्रा और समय के आधार पर अधिगम का वर्णन करते हैं कि जहां प्रारंभ में अधिगम की गति तीव्र होती है लेकिन जैसे जैसे अधिगम बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, अधिगम की मात्रा कम होने लगती है। प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ में अधिगम की गति तीव्र होती है, मध्य में अधिगम की गति निम्न और अंत तक जाते जाते अधिगम की गति एकदम कम होने लगती है। उसकी मात्रा क्या होने लगती है? जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अधिगम की मात्रा कम होने लगती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम वक्र। नकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। लेकिन एक अधिगम वक्र ऐसा बनता है जहां मात्रा और समय की बात जब हम करते हैं तो देखते हैं कि प्रारंभ में अधिगम की गति निम्न होती है, मध्य में उच्च होती है और अंत में निम्न हो जाती है। तो ऐसे अधिगम को यश प्रकार अधिगम कहते हैं। यश प्रकार अधिगम वक्र कहा जाता है या सीढ़ीदार अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र में यही चार चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। यही चार फिगर होता है कि जिसमें हम एक सामान्य अधिगम वक्र की बात करते हैं, दूसरा धनात्मक अधिगम वक्र की बात करते हैं, तीसरा नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र की बात करते हैं और चौथा सीढ़ीदार या एस प्रकार अधिगम की बात करते हैं। अधिगम के इन तथ्यों को जब भी हम बात करते हैं, अधिगम के इन तथ्यों की जब भी हम व्याख्या करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ पेपर पर अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति तथा उन्नति को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम अधिगम वक्र के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अधिगम वक्र है।
अब इसी अधिगम वक्र में आप लोग इसे बना भी सकते हैं कि इन चारों अधिगम वक्रों के बारे में सबसे पहले समान अधिगम वक्र, फिर धनात्मक अधिगम वक्र, फिर नकारात्मक अधिगम वक्र और फिर यश प्रकार अधिगम वक्र। और ऐसे 4 अधिगम वक्रों की बात हम अपने अधिगम के वक्र सिद्धांत में करते हैं। आगे बात हम करते हैं अधिगम पठार की, कि अधिगम पठार क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अधिगम पठार की। पठार, पहली बात हम करें कि पठार किसे कहते हैं। तो जब भी हम ज्योग्राफी में पठार की बात करते हैं तो पठार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि धरातल का वह ऊंचा भाग जिसका शीर्ष समतल तथा जिसके किनारे ढलान युक्त हो, पठार कहे जाते हैं। तो यह तो ज्योग्राफी की बात है, लेकिन जब हम अधिगम में पठार की बात करेंगे तो अधिगम पठार क्या है। एक बड़ा ही सामान्य तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ने बैठे हैं और पढ़ते समय मन नहीं लग रहा है, या कुछ देर हो गया हो पढ़ने बैठे, 3-4 घंटा बैठ लिए, अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं घुस रहा है। तो आप उठे, गए, पानी उनी पिया, थोड़ा सा टहले और टहल के आके फिर बैठे पढ़ने के लिए और फिर पढ़ना शुरू किए, तो जो नहीं समझ में आ रहा था वो क्या हो गया, आने लगा। अब स्थितियां, पहली अवस्था आप पढ़ने बैठे, आपको सब कुछ, आप जो पढ़ रहे थे वो आपको समझ में आ रहा था, याद हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कार्य की गति बढ़ी तो थकान बढ़ने लगा, और जब थकान बढ़ने लगा तो थकान के कारण आप में अधिगम की जो मात्रा थी, सीखने की जो मात्रा थी, उन्नति की जो सीमा थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। और जब कम होने लगी तो कार्य आपके ऊपर प्रभावी होने लगा, और जब कार्य प्रभावी होने लगा तो आप सीखने की मात्रा धीरे धीरे न्यून होने लगी। अब ऐसी स्थिति में आपने पढ़ना बंद कर दी और आप टेबल छोड़ के, चेयर छोड़ के उठ गए, आप गए, टहले, टहल के आए और फिर पढ़ना शुरू किए, फिर आपको वो चीजें समझ में आने लगी। तो जो बीच की स्थिति थी वो क्या था, अधिगम पठार की स्थिति थी। दूसरी बात कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने बीएड में पढ़ा हो और टीचर ने कहा कि अधिगम का जो पठार बनता है वो किसी कार्य की कठिनाई के कारण ही बनता है। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि कार्य की कठिनाई के कारण बनता है, और सर तो बता रहे हैं कि थकान से भी अधिगम पठार बनता है। तो अब यहां पे अधिगम पठार कैसे हो रहा है, देखिए, नवीन ज्ञान, पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम के मध्य जब संघर्ष होता है, अधिगम का संघर्ष होता है, तो ऐसी स्थिति में दिल कहता है कि नहीं, जो ये बता रहे हैं वो सही है। दिमाग कहता है, दिल कहता है कि नहीं, जो हम पहले पढ़े थे वही सही है, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, ये जो पढ़ा रहे हैं वो नई चीज पढ़ा रहे हैं। और दिल और दिमाग के इसी संघर्ष के कारण क्या होता है, अधिगम की पठार की स्थिति होती है। बाद में इसमें दिमाग जीत जाता है कि नहीं, नवीन चीज़ों को सीखना चाहिए, ये नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें। अधिगम की एक पठार की स्थिति वो भी होती है। तीसरी चीज होती है अधिगम की गलत विधियां। ये भी क्या करती हैं, अधिगम के पठार को प्रभावित करती हैं। चौथी चीज आती है इसमें, शारीरिक और मानसिक अयोग्यता। पेट में दर्द है और बहुत अच्छी क्लास चल रही है, तो पेट दर्द होगा तो क्या पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। घर पे झगड़ा करके आ गए हो पढ़ने के लिए, घर पे क्या हो गया कि छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन से झगड़ा कर लिया हो और आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग में गलती अपनी थी या उसकी थी, दिमाग में तो क्या चल रहा है, वही चल रहा है कि क्यों उसने ऐसा कहा,
और बैठे हैं क्या, पढ़ने के लिए। तो शारीरिक रूप से तो आप हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप नहीं है। यह है शारीरिक और मानसिक योग्यता, कि जब हमको पेट दर्द हो रहा है तब भी पढ़ाई नहीं होगी, और जब हम मानसिक अस्थिर होंगे तब भी पढ़ाई नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में जो कुछ पढ़ाया जाएगा कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में अधिगम पठार उत्पन्न होगा। अब अधिगम पठार की जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं, अधिगम पठार की व्याख्या करते हैं, यहाँ से अब शुरुआत करते हैं अधिगम पठार की, कि सीखने की क्रिया में, सीखने की क्रिया में जब उन्नति बिल्कुल रुक सी जाए तो ऐसी स्थिति को अधिगम पठार कहते हैं। बिल्कुल रुक सी जाए, रुकती नहीं है, अधिगम निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल रुक सी जाए मतलब बहुत निम्न गति से हो, ऐसी स्थिति क्या होगी, अधिगम पठार की होगी। ठीक है। अब रास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में। रास रास कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता पठार की यह उस अवधि को व्यक्त करता है जहां पर अधिगम की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, मतलब समझिए ये क्या कहते हैं कि सीखने की पठार की मुख्य विशेषता यह है, इसे लिख सकते हैं आप कि सीखने के पठार की मुख्य विशेषता यह है कि यह उस स्थिति की व्याख्या करता है, यह उस स्थिति की व्याख्या करता है जहां अधिगम की उन्नति रुक सी जाती है। अधिगम की उन्नति क्या होती है, रुक सी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी अधिगम होगा तो उसे क्या कहेंगे, अधिगम पठार कहेंगे। अब रास की इस बात को एक और व्यक्ति आए और उन्होंने क्या कहा, रेक्स एंड नाइट। इन्होंने कहा कि जब अधिगम पठार तब होता है, लिखिएगा इसे, कि अधिगम पठार तब होता है जब व्यक्ति अधिगम में एक स्थिति से, अधिगम पठार तब होता है जब व्यक्ति अधिगम में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तब क्या होगा, अधिगम पठार होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, दोनों चीजें आप ये समझ ही गए होंगे, अधिगम पठार भी समझ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं कि अधिगम पठार का कारण क्या है, किन किन कारणों से अधिगम पठार होता है। तो अधिगम पठार के कारण की जब हम बात करते हैं कि कारण क्या है, तो पहला कारण इसमें क्या होगा, पूर्व अधिगम। अभी मैंने कारणों की चर्चा कर दी थी आपसे। पूर्व अधिगम एवं नवीन अधिगम में संघर्ष पहला कारण है, कि पूर्व अधिगम एवं नवीन अधिगम में संघर्ष। दूसरा कारण मैंने आप लोग को बताया था, सीखने की गलत विधियां दूसरा कारण था। तीसरा कारण इसमें आता है कि कार्य की जटिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य की जटिलता। जब कार्य जटिल होता है तब भी क्या होता है, सीखने में समस्या होती है। और चौथा कारण होता है इसमें शारीरिक एवं
मानसिक अयोग्यता, शारीरिक एवं मानसिक अयोग्यता, और यह 4 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि यदि कारण है तो निवारण भी होगा, क्योंकि कारण, जहां भी कारण होगा वहां निवारण जरूर होता है। तो इसके निवारणों की चर्चा कर लेते हैं कि निवारण क्या होगा इसका। 4 चीजें इसमें समझ में आई कि पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम के मध्य संघर्ष होगा तो अधिगम पठार बनेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि कार्य की जटिलता, सीखने की गलत विधियां और शारीरिक तथा मानसिक अयोग्यता क्या करती हैं, अधिगम पठार का निर्माण करती हैं। अब इस कार्य का निवारण, अधिगम पठार का निवारण कैसे किया जाता है, तो निवारण में पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बात क्या करेंगे हम कि शिक्षण पढ़ाते समय रोचक एवं रोचकता, पढ़ाने में क्या लेके आए हम, रोचकता लेके आए। ठीक है, तो वो रोचकता बहुत जरूरी है। रोचक एवं उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षण विधियों का प्रयोग। दूसरा इसमें आ जाता है कि किसी भी कार्य को, जैसे मैंने कहा ना कि जब हम अधिगम पठार बनने लगे तो क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, थोड़ा टहल लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, मतलब कि कार्य को विश्राम देना। ठीक है, तो दूसरा कार्य इसमें क्या करना चाहिए, कार्य को विश्राम देना, विश्राम देना दूसरा कार्य हो जाता है इसमें। तीसरा अभिप्रेरणा एवं धनात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करना, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। और चौथा कि उचित वातावरण का निर्माण करना, उचित अधिगम वातावरण का, अधिगम वातावरण का निर्माण करना। तो दोस्तों ये अधिगम पठार से संबंधित जो भी बातें हैं हमने इसमें एक एक चीजों के बारे में विशिष्ट तरीके से आपको बताया है। और आगे जब हम आगे की क्लास में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे बुद्धि कौशल व्यक्तिगत विभिन्नता की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।